Hello friends and my dear students. You all are welcome to MK Commerce classes and I am Mayuri Kalita. और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी का फुल फॉर्म आप जैसे बोर्ड में देख रहे हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो पहले आइए समझते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मीनिंग क्या होता है। तो पहले आइए गुड्स का मीनिंग क्या है वो समझते हैं। तो गुड्स का मीनिंग है सामान। सामान बिजनेस में देखिए, आप जो भी वस्तु में कोई भी बिजनेसमैन डील करता है उसके लिए वही वस्तु गुड्स होता है। अगर कोई बिजनेसमैन फर्नीचर में डील करता है तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स है। जैसे कोई कपड़ों में डील करता है तो उसके लिए कपड़ा ही गुड्स हो गया। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं जो व्यापारी जो वस्तुओं में डील करेगा उसके लिए वही वस्तु उसके लिए गुड्स बन जाता है। लेकिन हर कोई बिजनेसमैन सिर्फ गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग या सेलिंग में ही तो नहीं डील करते हैं। ऐसे भी बिजनेसमैन हैं जो सर्विसेज, सेवाएं देते हैं। जैसे आप मुझे देख लीजिए, मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों को सेवा दे रही हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो मैं कॉलेज का स्टूडेंट्स लोगों को सेवाएं दे रही हूँ। जैसे आप ब्यूटी पार्लर में जाएंगे तो आपको ब्यूटिशियन आपको सेवाएं देंगे। जैसे कोई आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाएंगे तो वो आपको प्रोफेशनल सेवाएं देंगे। जैसे आप कोई एडवोकेट के पास जाएंगे, लॉयर के पास जाएंगे, आपको वो लीगल सेवाएं देंगे। अगर इसी तरीके से आप देखोगे तो आप लोगों को कोई माल बनाने वाला, सामान बनाने वाला मिलेगा या सामान बेचने वाला मिलेगा या सेवाएं देने वाला मिलेगा। फिर हम लोग का थर्ड वर्ड आता है टैक्स। टैक्स का मतलब है कर। हम लोगों को इंडिया में दो तरह का टैक्स चुकाना पड़ता है। एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। हम लोगों को तो दो तरह का टैक्स देना होता है, लेकिन अभी जो हम लोग जीएसटी पढ़ रहे हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो व्यक्ति से या जो हम लोगों से सरकार डायरेक्टली लेते हैं। जैसे इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, ये सब टैक्स अभी भी पे करते हैं। और फिर आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा हुआ है परचेजिंग एंड सेलिंग के साथ जुड़ा हुआ है। और ये सब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है लाइक एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वेट और ऐसे 17 टैक्सेस है, इन सब को मिला के गवर्नमेंट ने एक टैक्स बना दिया है और उसको बना दिया है जीएसटी। इसीलिए जीएसटी को बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। अभी आप लोग को मैं थोड़ा सा इतिहास बोलती हूँ। जब जीएसटी इंडिया में लागू नहीं हुआ था तब क्या होता था, मतलब अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द कंपनी या गुड्स के अनुसार अलग अलग टैक्स अप्लाई होता था। जैसे अगर आप कोई भी स्टेट के अंदर ही परचेजिंग सेलिंग कर रहे हैं तब आपको वैल्यू एडेड टैक्स लागू होता था। और अगर आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट, मतलब एक राज्य से दूसरा राज्य में अगर कोई ट्रांजेक्शन्स करते थे, परचेजिंग या सेलिंग करते थे, तब आपको सीएसटी लागू होता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर एक्साइज ड्यूटी अप्लाई होता था और जो सर्विस रिलेटेड प्रोवाइडर थे उन लोग के ऊपर अप्लाई होता था सर्विस टैक्स। और जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइडर होते थे उन लोग के ऊपर अप्लाई होता था एंटरटेनमेंट टैक्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे अलग अलग नेचर की कंपनी अलग अलग टैक्स लागू होते थे। तो आप लोग को पता चल गया कि जीएसटी आने से पहले हर सामान में या हर अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कंपनी हम लोग को क्या हर सामान में, हर गुड्स में, हर सर्विसेज में अलग अलग टैक्स अप्लाई होता था, अलग अलग टैक्स हम लोग को चुकाना पड़ता था। लेकिन जब जीएसटी आया, मतलब जीएसटी ने क्या किया, ये सारा इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारा इनडायरेक्ट टैक्स को एक साथ मर्ज कर दिया। इसीलिए इसको वन नेशन वन टैक्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं कि इंडिया में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो आंसर है 1 जुलाई 2017। जीएसटी नंबर लेने की लिमिट क्या है, मतलब किसको किसको जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है। तो देखिए, जीएसटी के नियम अनुसार अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ जीएसटी का नंबर लेने के लिए अपने टर्नओवर, मतलब सेल्स से पहले आपको अपने राज्य को देखना होगा कि आप किस राज्य में रह रहे हैं। पूरे राज्य को दो भागों में बांटा गया है, एक है नॉर्मल कैटेगरी, एक है स्पेशल कैटेगरी। तो ये देखते हैं नॉर्मल कैटेगरी में क्या होता है। अगर किसी बिजनेसमैन का टर्नओवर या सेल्स पिछले वित्तीय वर्ष में 40 लाख से अधिक है
तो ऐसे व्यापारी को जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है या मैंडेटरी हो जाता है। इसके अंतर्गत कई सारे राज्य आते हैं, बहुत सारा स्टेट्स आ जाते हैं ये नॉर्मल कैटेगरी के अंदर। आइए देखते हैं कौन सा स्टेट्स आ जाते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। अगर आप इन राज्यों में रह रहे हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपका सेल्स टर्नओवर अगर 40 लाख से ज़्यादा हो गया तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। अब आते हैं स्पेशल कैटेगरी। अगर किसी बिजनेसमैन का टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर 20 लाख से अधिक है तो ऐसे व्यापारी को जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। इसके अंतर्गत कई सारे राज्य आते हैं, कई सारे स्टेट्स हैं, जैसे मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अगर आप इन सारे स्टेट्स में रहते हैं और अगर आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से अधिक है तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। अगर 20 लाख से कम है तो इट्स नॉट मैंडेटरी, आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य नहीं है और आपके ऊपर कोई भी लीगल जीएसटी की तरफ से कोई भी लीगल कंप्लेन या कार्रवाई नहीं होगा। तो जीएसटी देना किसको पड़ता है, किनको पड़ेगा? हमने ऑलरेडी नॉर्मल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी के बात ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिए हैं। तो और दो कैटेगरी है इंटरस्टेट। अगर आप इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में आप परचेजिंग एंड सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य होगा। और अगर आप ऑनलाइन बिजनेस ई कॉमर्स अगर आप कर रहे हैं तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है। परंतु अगर प्रैक्टिकल वे में अगर हम लोग देखते हैं तो टर्नओवर लिमिट की कोई अहमियत नहीं होता है, क्योंकि अगर आप व्यापारी हो तो बिना जीएसटी नंबर के आप दूसरे राज्य में सामान नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर बिना जीएसटी नंबर वाले को माल या सामान की डिलीवरी नहीं करते हैं। इसलिए याद रखें, व्यापार करना है तो जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। ओके, अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी 4 टाइप्स के होते हैं। एक है सीजीएसटी, फिर एचजीएसटी, देन यूजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एचजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आइए टाइप्स ऑफ जीएसटी को और ब्रॉडली डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर आप एक राज्य में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, अगर आपका लेन देन एक ही राज्य में है, लाइक हम लोग रहते हैं आसाम में, मेरा दुकान है आसाम में और मैं आसाम में अगर लेन देन करती हूँ तो मुझे पे करना पड़ेगा सीजीएसटी प्लस एचजीएसटी। सीजीएसटी ले जाएगा सेंट्रल वाले और एचजीएसटी ले जाएंगे स्टेट वाले। तो मुझे सीजीएसटी एचजीएसटी दोनों पे करना पड़ेगा। अगर टोटल जीएसटी है 18% तो सीजीएसटी का 9% सेंट्रल ले जाएंगे तो और एचजीएसटी का 9% असम गवर्नमेंट ले जाएंगे। अभी हम लोग बात करते हैं यूजीएसटी के बारे में। जो यूनियन टेरिटरीज है, जैसे दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, पौंडीचेरी, लद्दाख, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी 2 ही जीएसटी लागू होगा, सीजीएसटी और एचजीएसटी की जगह पे आ जाएगा यूजीएसटी। क्योंकि जैसे दिल्ली तो स्टेट है नहीं, ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है, इसीलिए यहाँ पे एचजीएसटी की जगह पे यूजीएसटी लागू होगा। तो 2 जीएसटी क्या हो गया, सीजीएसटी और एक है यूजीएसटी। सीजीएसटी कौन ले जाएगा, सेंट्रल वाले ले जाएंगे और यूजीएसटी यूनियन टेरिटरी वाले ले जाएंगे। और यूटीजीएसटी में भी क्या होता है, अगर कोई सामान में 18% जीएसटी है तो 9% सीजीएसटी होगा और वो सेंट्रल वाले ले जाएंगे और 9% यूटीजीएसटी होगा, वो यूनियन टेरिटरी वाले ले जाएंगे। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होगा, अगर लाइक एक राज्य में कोई सामान बना और वो सामान कहीं और राज्य में बिकने गया होगा तो उसमें लागू होगा आईजीएसटी। आईजीएसटी कुछ और नहीं होता है, सीजीएसटी एंड एचजीएसटी का मिलन होता है। लाइक
सामान आसाम में बन रहा है, सामान मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है आसाम में, और आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग वो बिकने जाएगा गुजरात में। तो आप देखिए गुजरात और आसाम दोनों तो गवर्नमेंट के अंदर ही है, तो क्या करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट? पहले तो अपना जो अगर कोई सामान का अगर जीएसटी प्रक्रिया अगर 18% है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट 18% जीएसटी ले लेगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा कि ये सामान कहाँ बिकने जा रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे, जो अपना वो 18% लेके गया था वहाँ से अपना 9% रख के जहाँ सामान बिकने गया है उस स्टेट को 9% जीएसटी वो दे देंगे। जो राज्य में ये सामान बिकने जाता है उसी राज्य को जीएसटी मिलता है। इसीलिए आईजीएसटी को डेस्टिनेशन जीएसटी भी बोला जाता है। प्रीवियस सिस्टम एंड अभी का जीएसटी सिस्टम में क्या फ़र्क है, आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल से। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है जब प्रोड्यूसर एक प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट बनने के बाद उसको बहुत सारे लेवल से गुजरना पड़ता है। जैसे पहले प्रोड्यूसर पहले प्रोडक्ट को बनाएगा, फिर वो जाता है होलसेलर के पास, फिर वो जाता है रिटेलर के पास, एंड फाइनली वो जाता है कंज्यूमर के पास। हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि टैक्स रेट 10% है। अगर एक प्रोड्यूसर को एक प्रोडक्ट बनाने में अगर उस रॉ मटेरियल्स 50 का लगता है तो उसमें वो अपना प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट ऐड करता है 50 रुपीज़, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो वो प्रोडक्ट का हो गया वैल्यू 100, और 100 के ऊपर उसको क्या देना पड़ेगा, 10% टैक्स देना पड़ेगा। 100 का 10% टैक्स हो जाता है 10, तो प्रोडक्ट का प्राइस हो गया 110। होलसेलर को वो मिलेगा 110 में। ओके, तो होलसेलर जब उसको खरीदेगा 110 में तो वो अपना खुद का कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा। एज्यूम करते हैं कि वो ₹10 ऐड करेगा एज ए प्रॉफिट, तो प्रोडक्ट का दाम हो गया 120। ओके, तो 120 में उसको क्या देना पड़ेगा, फिर से टैक्स देना पड़ेगा 10%, तो 120 का 10% हो गया 12, तो प्रोडक्ट का दाम हो गया 132, तो वो रिटेलर को मिलेगा 132 रुपीज़ में। ओके, तो रिटेलर क्या करेगा, उसमें फिर से अपना खुद का प्रॉफिट ऐड करेगा, मानो 10 रुपीज़। ओके, तो 132 प्लस 10 कितना हो गया, 142, तो 142 के ऊपर रिटेलर को फिर से क्या देना पड़ेगा, 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो 142 का 10% कितना हो गया, 14.2, तो 142 प्लस 14.2 तो कितना हो गया, प्रोडक्ट का दाम 156.2, तो फाइनली वो कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते वो प्रोडक्ट का दाम हो जाता है 156.2। ओके, और अभी देखते हैं जीएसटी सिस्टम में क्या होता है। प्रोड्यूसर को 50 रुपीज़ का रॉ मटेरियल्स लगता है तो वो क्या करेगा, उसके साथ 50 रुपीज़ का प्रोडक्शन और कुछ प्रॉफिट अपना ऐड कर लेगा, तो प्रोडक्ट का दाम हो गया 100। लेकिन यहाँ पे क्या होता है जीएसटी सिस्टम में, उसको 100 के ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ता है। यहाँ पे जीएसटी सिस्टम में उसको ये जो उसने वैल्यू एडिशन क्या है 50 का, वो 50 के ऊपर 10% टैक्स पे करेगा, यानी कि हो गया 50 के ऊपर 10% 5 रुपीज़, तो प्रोडक्ट का दाम बन जाता है 100 प्लस 5 105 रुपीज़ हो जाता है। तो वो होलसेलर को मिलेगा 105 रुपीज़ में, और होलसेलर क्या करेगा, अपना खुद का थोड़ा प्रॉफिट ऐड कर लेगा। ओके, तो अभी होलसेलर क्या करेगा, फिर वो टैक्स ये 105 के ऊपर नहीं देगा, वो टैक्स पे करेगा जो जितना वो उसने वैल्यू एडिशन किया है, यानी कि 10, तो 10 का 10% कितना हो गया, ₹1, तो 115 प्लस 1 कितना हो गया, 116, मतलब रिटेलर को वो मिलेगा 116 रुपीज़ में। तो रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर भी अपना खुद का मानो 10 रुपीज़ ऐड किया प्रॉफिट, तो 116 प्लस 10 126 हो गया। लेकिन रिटेलर भी क्या करेगा, 126 के ऊपर वो टैक्स नहीं पे करेगा, वो पे करेगा जितना उसने वैल्यू एडिशन किया है, यानी कि 10 रुपीज़, तो 10 रुपीज़ का 10% फिर से हो गया 1, तो प्रोडक्ट का दाम हो गया 127। ओके, तो जीएसटी सिस्टम में देखिए प्रोडक्ट का वैल्यू हो जाता है फाइनल, जब वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचता है तो प्रोडक्ट का वैल्यू हो जाता है 127। तो देखिए प्रीवियस सिस्टम में क्या होता था, प्रोडक्ट का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता था कंपेयर टू जीएसटी रेट सिस्टम। ओके, जीएसटी सिस्टम में आप देखिए प्रोडक्ट का वैल्यू हो जाता है कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते 127, और प्रीवियस सिस्टम में कितना होता था, 156.2। तो देखिए अब कौन सा सिस्टम अच्छा है। इस वीडियो में
मैंने आपके साथ जीएसटी का बेसिक बातें डिस्कस किया है। मैं अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगी कि व्हाट इज़ इनपुट जीएसटी, व्हाट इज़ आउटपुट जीएसटी या जीएसटी के स्लैब्स वगैरह मैं मेरे अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।